बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करनी है वेरियस एस्टिमेशन टेक्निक्स फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एफर्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन होती क्या है, उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये 5 टाइप की टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करना है। उनमें सबसे पहले आ जाएगा एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडल, सेकंड वन आ जाएगा हमारे पास एक्सपर्ट जजमेंट, थर्ड आ जाएगा एस्टिमेशन बाय एनालॉजी, फोर्थ विल बी द पार्किंसंस लॉ और फिफ्थ हमारे पास होगी प्राइसिंग टू विन। सो बिफोर स्टार्टिंग एक सिनेरियो देखते हैं। व्हाट इफ आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है और उसमें आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स दी जा रही हैं वो आपके पास इनकम्प्लीट है। उस सूरत हाल में आप किस टाइप की टेक्निक जो है वो प्रेफर करेंगे कि आप यूज करें। और अगर ये सिनेरियो ट्रू हो जाता है, इसमें क्या इसका मतलब क्या होता है कि जो जिन लोगों ने एस्टिमेट लगाना है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाते हैं या और टीम मेंबर्स आ जाते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन जो है बहुत कम होगी। और इंफॉर्मेशन कम होगी तो इसका मतलब ये है जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है और स्पेसिफिकेशन है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। और मैनेजर्स कंपनी में शायद उनको इनिशियल कॉस्ट की ज़रूरत पड़े ये एस्टिमेट लगाने के लिए कि ये फर्दर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उन्हें कोई डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स का ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत पड़े या एक सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाने की ज़रूरत पड़े, इवन बिफोर they tell the customer if they are going to accept this system or not। यानी सिस्टम को पहले अप्रूव करने से पहले, सिस्टम को एक्सेप्ट करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत पड़े, इस चीज़ का एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत पड़े कि सिस्टम इनके लिए फिजिबल होगा भी कि नहीं होगा। और वो ये काम करना इतनी कम इंफॉर्मेशन के साथ या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट के साथ पॉसिबल अक्सर नहीं होता। उस सूरत हाल में अगर वो सोचते हैं कि हम एक सिस्टम का प्रोटोटाइप बना लेते हैं या रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके, जो गिवन रिक्वायरमेंट्स उनको एनालाइज करके उन पर टाइम स्पेंड करके, एफर्ट स्पेंड करके उनको फर्दर डिटेल फॉर्म में ले आते हैं, तो दिस मीन्स कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है इट इज रिक्वायरिंग मोर टाइम एंड इट इज रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो उसके बाद भी फिर उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब है हमारी सारी की सारी एफर्ट बेकार गई है। फिर क्या किया जाए इस सूरत हाल में। लेट्स से वो एफर्ट लगा लेते हैं और उनके उनके सामने तमाम डिटेल रिक्वायरमेंट्स आती है, सिस्टम का एक प्रोटोटाइप भी बना लिया, समझ भी लिया, अंदाजा भी हो गया रिक्वायरमेंट्स का। इस पूरी एफर्ट के बाद अब उनके पास एक ही सोल्यूशन बचता है। वो सोल्यूशन ये है कि वो कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हुए अपनी कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट करें अपने कस्टमर को कि जिससे समहाउ उनको वो प्रोजेक्ट मिल जाए। यानी चांसेस जो है वो बहुत कम हो के प्रोजेक्ट किसी और के पास जाए, उस कंपनी के पास, ये बिकॉज उस कंपनी ने टाइम भी लगाया है, एफर्ट भी लगा ली है, तो दे माइट नॉट वांट टू लेट दिस प्रोजेक्ट गो इजीली। वेल, इस सूरत हाल में हमारे पास जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं एस्टिमेशन की, उनमें से जो बेटर स्ट्रैटेजी है वो हो सकती है कि हम यूज कर लें प्राइसिंग टू विन। बिकॉज हमने इतनी एफर्ट लगा ली है, नाउ वी विल नॉट बी वांटिंग टू लेट दिस थिंग गो। सो हम अगर एक टेक्निक यूज कर लें प्राइसिंग टू विन तो ये सुटेबल हो सकती है, लेकिन नॉट जस्ट एज डायरेक्टली। इसके साथ हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। कस्टमर को हमें अलाउ करना पड़ेगा कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स वो फर्दर बहुत ज़्यादा चेंज करता है तो कॉस्ट भी चेंज होगी। सो ये सिनेरियो था जो मैं डिस्कस करना था। नाउ प्राइसिंग टू विन क्या है ये हम अभी जो आने वाली स्लाइड्स उसमें देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप के जो मॉडल्स हैं वो है एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग। एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग में क्या होता है कि हम एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट। अभी जो प्रिडिक्शन है ये किस वेरिएबल्स की बेस पे की जाती है, किन फैक्टर्स पे की जाती है, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। प्रोजेक्ट का साइज, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कौन कौन से प्रोसेस और जो प्रोडक्ट फैक्टर्स हैं कुछ हम उनको भी साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मिला के हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं जिसके थ्रू हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हाउ मच टाइम विल बी, how much effort would be required to complete the project। तो
एक एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडल जो है वो डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स और कॉस्ट को एनालाइज करके जो है हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें हमें ये भी हेल्पफुल हो सकता है कि हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंपनी ने कंप्लीट किए हैं और हम ये देखें कि वो कितने टाइम में कंप्लीट हुए थे और उनके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करके देखें कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें एग्जैक्ट और सही आंसर दे रही है। तो फिर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एक क्लोजेस्ट फिट फॉर्मूला बना लें अपने एक्चुअल अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए भी। इस सूरत हाल में जो जर्नल फार्मूला है वो ये है, गिवन है कि एफर्ट इज इक्वल्स टू ए इंटू साइज एक्सपोनेंट बी और इंटू एम। अब ए इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है। अब ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस के ऊपर और जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग में फिलहाल ए जो है हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वैल्यू जो डिफाइन नहीं है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके पास एक ओपन चॉइस है। साइज क्या है, हमारे पास असेसमेंट होती है या तो आप प्रोजेक्ट की साइज की असेसमेंट कर लेते हैं बाय काउंटिंग द लाइन ऑफ कोड्स, या आप जो प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी है उसकी बेस पे आप साइज की असेसमेंट कर लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। देन थर्ड थिंग इज बी। अब बी की जो वैल्यू है वो 1 और 1.5 के दरमियान में रहेगी। 1.2 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, इसके दरमियान रहेगी। m क्या है, m इज अ मल्टीप्लायर which is made by combining the multiple factors. What multiple factors? Process, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये तीन चीजों को मिला के फैक्टर जो है वो उसको बनाया गया है, वो m है। अब इस सब पूरे की पूरी चीजों में प्लीज एक चीज का हमें ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है कि ये इक्वेशन जो है इट्स नॉट लाइक आप इसको रट्टा मार लें याद कर लें, ऐसा नहीं है। एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग की इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक ए की वैल्यू में भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई वुड से इट शुड बी 2.5। साइज जो है हर बार वेरी करेगा। और बी जो है, बी की वैल्यू भी आई कैन वेरिएट, 1 भी हो सकती है और 1.5 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है। एम क्या होगा, उस गिवन प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं एस्टिमेशन लगा रही हूँ उसकी वैल्यू के उसमें कितने प्रोसेस हैं, उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, उसके डेवलपमेंटल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो वो ये सब मिला के जो है एक वैल्यू में भी 7 और 8 बन जाए, कुछ भी बन जाए, या मैं 10 या 15 बन जाए। अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस किस्म की इक्वेशन जो है वो डिफाइन कर लेनी है। डिफाइन कैसे करनी है, जो प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसके लिए हमने ये वैल्यूज सेट करके देखना है कि ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को अगर हम, एक प्रोजेक्ट मेरे पास जो है वो लेट से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का था, उसको एक्चुअल टाइम हमें लगा कंप्लीट करने में 6 मंथ्स। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज इन वेरिएबल की वैल्यूज सेट करके कुछ वैल्यूज डिफाइन करती हूँ, तो क्या मेरे पास वाकई 6 मंथ्स की जो है वो एक एस्टिमेशन आ रही है। सो हमने अपनी इक्वेशन जो है वो इस हिसाब से रिवर्स इंजीनियर करनी है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में या जो है डिफर कर सकती है। ठीक है, बिकॉज इसमें ए फैक्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और बाकी फैक्टर्स भी जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, उनकी वैल्यूज भी जो हैं वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वेरी करेंगी। अच्छा, एक और चीज जो कोकोमो मॉडल हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे डिटेल से, वो भी एग्जांपल है एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडल की। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दैट हमें एक नज़र देखनी है कि ये जो एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग है इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके वही ड्रॉबैक्स हैं जो हमारा मेन कंसर्न होता है कि ऑफन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द साइज एट अर्ली स्टेज। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है और हम अगर साइज का एस्टिमेट एग्जैक्ट चाहते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारी इक्वेशन डिपेंड कर रही है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। और अगर इसका साइज हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बी और एम फैक्टर्स जो हैं, अगेन ये फैक्टर्स भी सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव मींस के ये पर्सन टू पर्सन की वैल्यूज वेरी करेंगी। मे बी मैंने जो बी की वैल्यू है 1.2 रख दी है, मे बी कोई और प्रोजेक्ट मैनेजर हो वो उसी प्रोजेक्ट के लिए, सेम प्रोजेक्ट के लिए बी की वैल्यू जो है 1.3 या 1.4 डिफाइन कर दे। इस तरह से एम की वैल्यूज जो हैं वो भी मे बी जिस प्रोजेक्ट को मैं बनाना चाह रही हूँ उसके लिए
एम की वैल्यू, प्रोसेस की, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की, डेवलपमेंट एट्रीब्यूट्स की मिला के जो है वो एक ऑप्शन बन रही है मेरे पास 15। मे बी कोई और पर्सन से कैलकुलेट करे तो उसके लिए शायद वो 13 बन जाए। उसकी वजह से आपको जो एफर्ट्स हैं, आपको जो फार्मूला है उसकी वैल्यूज, जो एफर्ट की वैल्यूज हैं वो डिफर कर जाएंगी। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसकी वजह इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से हमारे पास यही एक मेन कंसर्निंग इशू यही आता है कि वी आर it become difficult for us to find the actual and accurate cost for every time. So इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे पास प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होती जाएगी, और जैसे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल होती जाएगी इसीलिए हमारे पास एस्टीमेट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। सो एल्गोरिथमिक मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि आपके पास सिस्टम के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है तो ये मॉडल्स जो हैं आपके पास ये एक अच्छा एक्यूरेट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप हमारे पास है expert guessing. Expert guessing is about making a guess, a good guess. अब ये गुड गेस के बारे में हमारे पास आपको ये तीन वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी। ए हमारे पास एक ऐसा गैस है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है। हम कहते हैं जी एक प्रोजेक्ट बनाना है और इस प्रोजेक्ट, इस गिवन प्रोजेक्ट बनाने में हमें जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टाइम लग सकता है वो हम कहते हैं कि 1 साल लग सकता है। और जो बी की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, यानी एक ऐसा एस्टिमेट जो अगर हम एक आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट करें जिसमें हमें जो है वो टाइम जो है वो नॉर्मल, ना बहुत तेजी से काम करें ना बहुत स्लो काम करें, एक नॉर्मल एवरेज स्पीड से हम काम करें, तो हमें मैक्सिमम टाइम अगर हम अज्यूम कर लें कि जी लेट्स से इट माइट टेक 6 to 7 months to complete the project. तो इसी तरह से अगर सी की वैल्यू की हम बात करें, इट इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, मींस के बेस्ट केस कम से कम टाइम, यानी अगर हम एक्सट्रीम स्पीड से काम करें, मैक्सिमम स्पीड जितनी हम दे सकते हैं उससे हम काम करें, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू जो उसकी एस्टिमेट जो है टाइमिंग हमें कितनी रिक्वायर होगी। लेट्स से हम कहते हैं जी अगर बहुत तेज स्पीड से भी काम करें तो 3 months जो है वो तो जरूर रिक्वायर होंगे, इससे जल्दी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ सी। और इस तरह से आप इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास a प्लस 4b और प्लस सी। अब ये b को जो है उन्होंने वेट असाइन कर दिया है, एक वेटेड एवरेज आपको नजर आ रही है, उसको 6 से डिवाइड कर दिया है। 6 से डिवाइड करने की वजह ये है कि वेटेड एवरेज थी, यहाँ पे a के साथ 1 की वैल्यू, यानी एक a का जो वेट है 1 है, b का 4 है और c का 1 है, इन सब वेट्स को ऐड किया, 4 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 6 हो गया। तो ये वेटेड एवरेज में हमारे पास ये 6 से हम डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट गैसिंग जो है इस मेथड को यूज करते हुए आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना एक एस्टिमेट। ठीक है, देन प्रॉब्लम्स क्या है जी। अगेन प्रॉब्लम जो है यही है कि इट इज सब्जेक्टिव। एक पर्सन जिसका अपना एक्सपीरियंस है वो, उसके लिए जो है वो मैक्सिमम जो वर्स्ट केस टाइम है वो अगर 1 साल है, तो हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो शायद 9 months हो या वो 7 months हो। तो इसकी वजह से अगेन इट इज अ सब्जेक्टिव मेथड, और जो यूजर्स हैं दे are not able to estimate the cost very much well, ये मसला आ जाता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास टाइप है एस्टिमेशन बाय एनोलॉजी। एस्टिमेशन बाय एनोलॉजी मींस ये सिनेरियो हमारे पास उस टाइम पे, हम ये टेक्निक हम उस टाइम पे यूज कर सकते हैं जब हमारे पास दो तरह की बातें हों। नंबर 1 ये कि वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स, हमें नहीं अंदाजा कि हम एक अच्छा एक्सपर्ट गेस हम लगा सकें, वी आर नॉट एबल टू डू दैट, मे बी वी आर न्यू इन दिस फील्ड। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, इट हैज इंफॉर्मेशन,
उसके पास प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और वो प्रोजेक्ट्स को यूज करते हुए वो जो नया प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो एस्टिमेट लगा सकता है कि ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इतने टाइम में हुए थे, तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कितने टाइम में होगा। तो ये जो टेक्निक है ये प्रपोज की गई थी मायर्स की तरफ से ना, काफी पुरानी है, 1989 में रिप्रेजेंट की गई है। इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि ये कंपैरिजन के ऊपर बेस करती है। मींस जो कंपैरिजन है हम इस तरह से कर रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स थे वो इस टाइप का प्रोजेक्ट को इतना टाइम लगा था कंप्लीट होने में, तो जो ये वाला गिवन प्रोजेक्ट है इसमें जो हम करने जा रहे हैं उसमें जो है वो शायद इतना टाइम जो है वो हमें रिक्वायर हो। सो ये जो टेक्निक है एस्टिमेशन बाय एनालॉजी दैट इज बेस्ड अपॉन द कंपैरिजंस। कंपैरिजंस कौन से? कंपैरिजन मेड बाय द अदर प्रोजेक्ट्स in the same type of the application that they might have completed by your organization। ठीक है, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू यूज दिस मेथड। ये चीज का हम ख्याल रखेंगे। फोर्थ टेक्निक हमारे पास है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये स्टेट करता है कि आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का वर्क है इट विल एक्सपैंड। कितना एक्सपेंड करेगा? टू फिल द टाइम अवेलेबल। ये वही सिनेरियो है जो हम काम करते हैं। लेट्स से आपको असाइनमेंट के लिए जो है वो 3 वीक्स दिए जाते हैं और यू फील रिलैक्स के 3 वीक्स तो बहुत काफी टाइम है और आप जो है रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन आप जो असाइनमेंट का काम है जब आप स्टार्ट कर देते हैं आप थोड़ा स्लो होते हैं बिकॉज यू नो दैट यू हैव 3 वीक्स का टाइम। तो ये होता है कि आप वही जो असाइनमेंट है वो 3 वीक्स के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, समहाउ खींच खूंच के बड़ी मुश्किल से डेडलाइन पे पहुंच जाते हैं। और अगर वही असाइनमेंट में आपको अगर कहा जाए कि आपका जो अवेलेबल टाइम है वो 1 वीक है, तो सिंस यू नो दैट कि ये अब जो 1 वीक का टाइम ही है, 1 वीक ही हमारे ऑप्शन है और कुछ नहीं हो सकता, आप मिलते वगैरह करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो आप कहते हैं ठीक है 1 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप अपना जो काम है वो अवेलेबल टाइम में खींच खूंच के कंप्लीट कर लेते हैं। पार्किंसंस लॉ यही कह रहा है कि आपके पास अगर कम टाइम हो तो भी आपका काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो भी वो जो वर्क है वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड किस तरह से होता है? शायद साइकोलॉजिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि शायद हम लेजी हो जाते हैं या हम उस चीज को खींच लेते हैं और उसको जो है फर्दर ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ तक कि जब तक आपका गिवन टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता उसके करीब पहुंच तक वो यानी करीब करीब पहुंच के हमें ओवरऑल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये जो लॉ कहता है क्योंकि इस तरह से होता है ऐसा कि जो आपका जो वर्क है वो एक्सपेंड होता ही होता है और जितना भी टाइम अवेलेबल है उसी के अंदर जो है कंप्लीट होना होता है। सो बेटर ऑप्शन ये है कि कॉस्ट जो है वो ये फाइंड की जाए टाइम की, यानी टाइम एस्टिमेट जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए आप लगाएं रादर देन कि आप कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें। तो इस लॉ जो है इसके मुताबिक आपको जो है वो एक गिवन टाइम आप खुद से एक डिफाइन कर लें और फिर मेक श्योर करें कि आप उसके अंदर काम कंप्लीट कर लें। ये इनका थिंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो एग्जांपल दी जा रही है, द सॉफ्टवेयर हैज टू बी डिलीवर्ड इन 12 मंथ्स और 5 पीपल आर अवेलेबल। तो क्या होगा कि एफर्ट एस्टिमेट आ जाएगी हमारे पास 60% पर मंथ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डिफर भी करती है, चेंज भी होती है, तो भी क्या होगा, हम इट्स नॉट लाइक हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे लेकिन उसका जो है वो टाइमिंग शायद शॉर्ट हो जाए या एक्सपैंड हो जाए, बट प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड। अब व्हाई द वर्क एक्सपैंड्स, तो हमारा जो वर्क एक्सपैंड होता क्यों है, उसकी जो है वो डिफरेंट वजूहत है। जैसे हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस किया है, इसके अलावा जो एक और फैक्टर है वो ये है कि एक जो चीज हम देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पे, ये है स्टूडेंट सिंड्रोम, जिसकी मैंने अभी बात भी की है। स्टूडेंट सिंड्रोम क्या होता है कि स्टूडेंट्स वाला काम अगर हम करना शुरू कर देते हैं प्रोजेक्ट में भी, कि हमें डेट असाइन हो गई है, उससे पहले हमने काफी अरसा जो है कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, हम वेट कर रहे थे या हम रिलैक्स थे, हम जो भी कुछ कर रहे थे, बट वी वर डूइंग नथिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि टाइम जब स्टार्ट दरमियान में काफी टाइम गुजरने के बाद वी थॉट कि वी शुड स्टार्ट वर्किंग नाउ, हमने काम शुरू कर दिया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम काम की क्वांटिटी ज्यादा करते रहे बिकॉज हमारी ड्यू डेट जो थी वो करीब आ रही थी। तो जब ड्यू डेट करीब आ जाती है उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें अब एक्सटेंशन दे दें, कल असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकती, हमारा ये प्रॉब्लम हो गया था, हमारा ये मसला आ गया था, तो प्लीज वी नीड सम एक्स्ट्रा मोर टाइम।
हम नेक्स्ट वीक सबमिट करवा देंगे। तो ड्यू डेट पे उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ होता। ये जो पूरे का पूरा एक सिनेरियो है, इसको नाम दिया गया है स्टूडेंट सिंड्रोम का, बिकॉज इन स्टूडेंट मेजोरिटी पे ये काम करते हैं। सो अगर प्रोजेक्ट में भी इस किस्म की सूरत हाल हो तो इस किस्म की सूरत हाल को हम स्टूडेंट सिंड्रोम ही कहते हैं। अब इसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ क्या है, अगर इसका हम एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करें, हम यानी क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जो टीम्स हैं जब वो प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। ऑल्दो स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने जो भी काम किया वो प्रोफेशनल लाइफ में फिर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, तो वो काम स्टार्ट कर देते हैं असाइन डेट पे और वो तेजी से काम ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो काम है एक खास टाइम पे जाके उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता होता होता फिर भी जो है वो ड्यू डेट तक खींच के पहुंच जाता है। उससे पहले कंप्लीट शायद वो यहाँ पे हो सकता था लेकिन नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है कि शायद साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जी इंसान जो है जब रिलैक्स हो जाता है तो वो समझता है कि वी हैव टाइम, वी हैव दिस मच थिंग्स, वी कैन कंप्लीट दिस थिंग इजीली। वो रिलैक्स होके जो है वो चीज़ों को फिर अल्टीमेटली चीज़ें ड्रैग हो जाती हैं, खींच हो जाती हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हैज एक्सपेंडेड टू फिल द अलाउड टाइम। हमारे पास अलाउड टाइम ये वाली स्लॉट थी, उसमें वर्क जो है उसने एक्सपेंड कर लिया है, खींच के जो है वो आखिर वहां तक पहुंच गया है। ठीक है, दिस इज पार्किंसंस लॉ। कह रहा है इस वजह से जो है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो आप जो है वो एक अपना एक जेन्युइन किस्म का एक जो है वो रियलिस्टिक किस्म का टाइम स्लॉट जो है डिफाइन कर दें प्रोजेक्ट को और फिर उसके अंदर रहते हुए काम कंप्लीट कर लें, काम कंप्लीट हो जाता है। ये इस टाइप का हमारे पास मॉडल है जो हमें इस किस्म की जो है वो ऑप्शन प्रपोज करता है। तो अब हम यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि स्टूडेंट सिंड्रोम से बचते हुए और पार्किंसंस लॉ के को भी यानी एक ऐसा हम काम मद्देनजर रखें जिसमें हम इस ये वाला काम भी ना हो हमारे साथ, यानी हम एक्स्ट्रा काम ओवर ड्यू भी ना करें काम, और ये भी ना हो कि हम ड्रैग करें। तो दरमियानी रास्ता हम इख्तियार करना चाहते हैं। उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि हम अपने आप को जो है वो असाइन जो टास्क दे रहे हैं उनको टाइम बॉक्स करें, डेडलाइंस असाइन करें अपने आप को। यानी आप जो है वो जब वर्क असाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट में तो उसमें वर्क को ब्रेक डाउन करके हर जो ब्रेक डाउन है उसको टाइम बॉक्स कर दें कि जी हर जो आपने काम कंप्लीट करना है उसके लिए डेडलाइन है। जब आप यहाँ पे भी डेडलाइन देंगे, आप यहाँ भी डेडलाइन देंगे, आप यहाँ भी डेडलाइन देंगे, कि 5-6 डेडलाइंस आप दे देंगे एक ओवरऑल वर्क को डिवाइड करके, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप की जो टीम है वो समहाउ ड्यू डेट से एग्जैक्ट पहले काम कंप्लीट कर लेगी। सो आपके पास जो एक सस्टेनेबल स्पेस भी होगी, आपकी प्रोग्रेस जो है उसका भी रिव्यू किया जा सकता है और आपके प्रोजेक्ट के गोल्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, और आप जो कम से कम टाइम जो पॉसिबल हो सकता है उसके अंदर अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था कि हाउ टाइम बॉक्सिंग विल हेल्प। इस सूरत हाल में इस तरह से हो जाएगा। फिफ्थ हमारे पास टाइप है, दैट इज द प्राइसिंग टू विन। अब ये जो हमारे पास टेक्निक है ये एक और तरह से प्रपोज करती है। ये कहती है कि सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो कस्टमर के पास अवेलेबल है। इस टेक्निक का पर्पस क्या है कि आपको समहाउ कस्टमर से प्रोजेक्ट विन करना है। अगर आप बिडिंग कर रहे हैं तो ऐसी बिडिंग करें, इतनी कम से कम आप कॉस्ट रखें, इतना कम से कम आप टाइम रखें कि कस्टमर आपको प्रोजेक्ट देने पे मजबूर हो जाए। यानी योर प्राइसिंग शुड बी द वन विच शुड अल्टीमेटली गेट यू द प्रोजेक्ट, यू कुड विन द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये करना कैसे है जी, इसका भी वो कहते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए या जो टाइम आप दें वो हो जो कस्टमर के पास अवेलेबल हो। उसके पास लेट्स से कस्टमर अगर जो है वो अच्छी कॉस्ट पे नहीं कर सकता तो आपको कॉस्ट बताई वो जो कम कॉस्ट हो, ताकि जो है वो प्रोजेक्ट आपको वो बैक कर दे, प्रोजेक्ट आप बैक कर सकें। सो द एस्टिमेटेड एफर्ट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स बजट, जिस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है, नॉट ऑन द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। ये इसके अब ये एक खतरनाक बात भी हो जाती है इसमें। आप अगर कस्टमर को कहते हैं कि जी उसके बजट के हिसाब से हमने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है
तो कस्टमर समटाइम अपनी फंक्शनैलिटी में आपसे एडिशन भी चाहता है। वो कहता है ठीक है अब इतने कम पैसों में काम कर तो रही है, दे हैव एग्रीड, तो व्हाई नॉट हम इनको जो है और काम भी ऐड अप करवाएं। वो बीच में फिर ड्यूरिंग द मेन कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वो आपसे और फंक्शनैलिटी ऐड करवाने की कोशिश करते हैं। फिर अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इट शुड नॉट हैपन, बिकॉज वंस यू हैव गॉट द प्रोजेक्ट देन अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, तो आप अपनी प्राइस भी चेंज करने का कह सकते हैं। बिकॉज यू हैव टू कीप अ बैलेंस। आपने खुद भी लॉस में नहीं जाना है कि आप उनकी हर बात मान के उनका हर काम जो है एडिशन उसमें करते जाएं प्रोजेक्ट में, और अल्टीमेटली आप प्रोजेक्ट में लॉस देख रहे हो। ठीक है। प्राइसिंग टू विन एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। इसकी डिटेल के लिए आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें जो है एक अगर हमें एक वैल्यू देनी है, कॉस्ट देनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट देनी है कस्टमर को, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि कस्टमर कितनी कॉस्ट अफोर्ड कर सकेगा। यानी अगर मुझे कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानती हूँ, या आई आई गेट सम डेटा, आई एनालाइज दैट डेटा, उसके बाद फिर हम ये एक एस्टिमेटेड प्राइस ढूंढते हैं कि हाँ जी ये जो फलां कस्टमर है, ये फलां ऑर्गेनाइजेशन है, इसने प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट्स हैं इस जो है वो कॉस्ट पे करवाए हुए हैं। ये डेटा हो सकता है कॉमनली अवेलेबल ना हो, तो आपको जो है वो उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े, थोड़ा से आपको अपनी लिंक्स यूज करते हुए डाटा को लेना पड़े, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप जो एक ऐसा एस्टिमेट दें जो जिसपे कस्टमर शायद एग्री कर सके। अब ये जो टेक्निक है ये इम्पोर्टेंट टू यूज है वहां पे जहाँ पे आपके, लेट से आप एक सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी है, तो आपके कंपेटिटर्स हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको जो प्रोजेक्ट जो जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं वो आपको पता है कि वो कस्टमर जो है वो और आपके कंपेटिटर्स जो है उनसे भी डिस्कशन में होगा, उनसे भी बात कर रहा होगा। आप चाहते हैं प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, सो यू आर काइंड ऑफ इन अ कंपटीशन। तो उसमें फिर आपकी कोशिश ये होती है आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से जानें, उसका एनालिसिस करें, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, और उसको एग्जैक्टली वही जो है वो एस्टिमेट दें जिसपे वो आपके साथ एग्री हो जाए। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी वहां पे जो है वो सूटेबल हो सकती है। सो ये हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स हैं। ये जो आज का जो लेक्चर था ये इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो है डिफाइन किया गया है। चलिए ठीक है, अपना लेक्चर जो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।